नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं। मुद्दा क्या है? तो मुद्दा यही है कि क्या है रोहिंग्याज बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था जिसमें एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसी याचिका पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। एनजीओ का ये कहना था कि अपने देश में जो रोहिंग्याज है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो स्थिति है, जो हालत है, वो बहुत ही दयनीय है। और ये दयनीय इसलिए है कि उन बच्चों को भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले जो लाभ हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं और उनके पास भारत की नागरिकता नहीं होने के कारण स्कूलों में उनके दाखिले तक नहीं हो पा रहे हैं। और एनजीओ ने इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की थी कि ऐसे बच्चों को भारत सरकार के द्वारा जो लाभ हैं वो प्रदान किए जाए। इन्हें भारतीय नागरिकता की जो अनिवार्यता है वो न देते हुए भी इनके जो एडमिशन है वो स्कूलों में लिए जाए। और इसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास कह सकते हैं कि दिशा निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले की आज हम जांच पड़ताल करेंगे। इससे जुड़े हुए जो अहम पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है रोहिंग्याज बच्चों के शिक्षा अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एक न्यूज आर्टिकल लेते हैं और इसके आधार पर इस मामले को हम देखेंगे। न्यूज है, नो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, सुप्रीम कोर्ट इन पीआईएल सीकिंग गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन फॉर रोहिंग्याज किड्स। ये मामला है क्योंकि ये हाल ही में चर्चा में था। जैसा कि हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्याज बच्चों की जो शिक्षा है, शिक्षा के जो अधिकार हैं, उन पर अपना फैसला सुना दिया है। इसी मामले की आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें कि ये पूरा मामला है क्या, तो ये जो मामला है ये जुड़ता है एक एनजीओ से जो रोहिंग्याज ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव है। इसकी जनहित जो याचिका थी उसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। क्यों हुई? तो इसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कहा था कि जो रोहिंग्याज के बच्चे हैं उनको सरकार के द्वारा दिए जाने वाले जो लाभ हैं, जो फायदे हैं, वो नहीं प्राप्त होते हैं, वो इन्हें प्राप्त हों। इसकी मांग की थी, इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की थी। यही नहीं, रोहिंग्याज जो हैं उनके जो बच्चे हैं, जो रोहिंग्याज शरणार्थी हैं, उनको आधार कार्ड के आधार पर उनके जो बच्चे हैं उनका सरकारी स्कूलों में नामांकन या दाखिला भी नहीं हो रहा है। और इस कारण से ऐसे बच्चों की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। और इस कारण से जो एनजीओ है रोहिंग्याज ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, इसका ये कहना था कि ऐसे बच्चों के लिए जो नागरिकता की अनिवार्यता है, उस अनिवार्यता के बिना ही इन बच्चों के जो दाखिले हैं वो स्कूलों में लिए जाए। साथ ही जो सरकार के द्वारा दिए जाने वाले जो लाभ हैं वो भी इन्हें प्रदान किए जाएं। और इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में अपने फैसले दिए हैं। इसमें इस पूरे मामले में देखें तो जो जस्टिस सूर्यकांत हैं, दूसरे जो जस्टिस हैं एन कोटेश्वर सिंह, इनकी जो खंडपीठ थी, उन्होंने ही इस मामले की सुनवाई की थी। और पीठ ने ये कहा कि जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के मामले में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मामले में जो खंडपीठ है उसने ये स्पष्ट तौर पे कहा है कि शिक्षा के मामले में किसी भी बच्चे से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि हमें किसी भी जो बच्चे हैं उनकी जो पहचान है, उनकी जो आइडेंटिटी है, उसे ओपन नहीं करना है, उजागर नहीं करना है। और हमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिखाए जिसमें हम कुछ मदद कर सकें। ऐसे मामले की हम बात करेंगे। इसके जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर हम आगे देखेंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया है। हर संभव जो मदद हो सकता है उसके लिए बात कही है। और इस पूरे मामले में देखें तो जो याचिका करता है या एनजीओ के जो वकील हैं, उन्होंने ये बताया कि जो रोहिंग्याज रिफ्यूजी हैं, जो शरणार्थी हैं, वो बेहद कठिन हालात में जी रहे हैं। जीवन यापन जो उनका है वो काफ़ी तकलीफदेह है और उनके जो बच्चे हैं उनको स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से पहले रोहिंग्या जो परिवार हैं उनके निवास जो स्थान है उसका जो प्रमाण है वो मांगा है कि ये जो रोहिंग्याज हैं
जो अपने देश में अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, तो वो स्पष्ट करें कि आखिर उनका जो संबंध है वो किस देश से है और उस देश के किस क्षेत्र से है। तो ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी निजी जो जानकारी है उसे सार्वजनिक नहीं किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी संकेत दिया है और ख़ास तौर पे यहाँ कहा है कि जो भी रोहिंग्या शरणार्थी हैं उनको निवास की पुष्टि हो जाने तक राहत के जो भी उपाय होंगे उन पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही जो बच्चे हैं उनके जो माता पिता हैं और उनके जो पते हैं उनका विवरण सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मांगा है। इसके अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमें किसी भी बच्चे की जो पहचान है वो सार्वजनिक या उजागर नहीं की जानी चाहिए और रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाने को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है ताकि उनकी मदद भी की जा सके। तो इस तरह की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने रखी है। यही नहीं, याचिकाकर्ता जो है संस्था के जो वकील है उन्होंने ये बताया कि जो रोहिंग्याज है उनके पास UNHCR से जारी किया गया जो कार्ड है वो है जिसमें उनकी जो स्थिति दिखाई गई है वो एक रिफ्यूजी की दिखाई गई है। आखिर UNHCR है क्या? तो देखिए ये यूनाइटेड जो नेशन है उसी का एक संगठन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, जो खास तौर पे रिफ्यूजीज जो है उन्हीं के लिए ये संगठन काम करता है और ये दुनिया भर के जो शरणार्थी हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए काम करता है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत दे दिया है कि एक बार जो रोहिंग्याज शरणार्थी हैं उनके जो निवास हैं उनके जो पते हैं उसका अगर वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद उनसे जुड़े हुए जो भी राहत कार्य हैं, जो लाभ है, जो उनके बच्चों के एडमिशन या दाखिले की जो बात है उसके संदर्भ में विचार आगे किया जाएगा। ऐसा पूरा आश्वासन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो ये पूरा मामला था जिसके बारे में हमने देखा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रोहिंग्याज के बारे में कि आखिर रोहिंग्या हैं इनको। तो देखिए अगर हम बात करें कि जो रोहिंग्या है आखिर इनका जो संबंध है वो किससे है, तो देखिए एक तरह से देखें तो ये एक निर्जाति समूह है। ये क्या है? एक निर्जाति समूह है और इनका जो संबंध है वो किससे है? तो इस समुदाय के जो लोग हैं वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। किस धर्म को मानते हैं? तो वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। और इनका जो मूल संबंध है वो किस देश से है? तो इनका जो संबंध है वो म्यांमार देश से है जो भारत का पड़ोसी देश है। और इस देश के किस क्षेत्र से इनका संबंध है? तो म्यांमार के अगर आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में, म्यांमार का जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है यहाँ पर एक स्टेट है जिसका नाम है रखाइन स्टेट। रखाइन स्टेट के पश्चिमी भाग से ही संबंध है ये जो भारत में रोहिंग्याज हैं। और ये सामान्य तौर पे अगर हम देखें चूंकि संबंध इनका म्यांमार यानी बर्मा से है जहाँ की बोली जाने वाली भाषा बर्मी है, लेकिन ये जो लोग हैं ये कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये लोग बर्मी के विपरीत ये बंगाली बोलते हैं। तो इनकी जो भाषा है वो एक तरह से देखें तो बर्मी न होकर बंगाली है। और ये म्यांमार जो है उन्हें पूर्ण नागरिकता भी प्रदान नहीं करता है। यहाँ पर अगर देखें ये जो लोग हैं इन्हें बर्मा के द्वारा, वहाँ की या म्यांमार के द्वारा, जिसका अब नाम म्यांमार है पहले बर्मा था, तो वो इन्हें वहाँ की नागरिकता नहीं देता है। उन्हें औपनिवेशिक काल से आए हुए एक तरह से प्रवासी मानता है, या कहें कि जो म्यांमार है रोहिंग्याज को ये कहता है कि ये बांग्लादेश से म्यांमार में घुसपैठी के तौर पे आए हुए हैं। तो ये बात कहती है कौन? म्यांमार की सरकार। जबकि लंबे समय से देखें तो वो इस देश में रहते आए हैं लेकिन फिर भी यहाँ की जो नागरिकता है वो म्यांमार इन्हें नहीं देता है। रोहिंग्याज को नागरिक सेवा से यहाँ पर बाहर रखा गया है और रखाइन राज्य में उनकी जो आवाजाही है वो भी प्रतिबंधित की गई है। तो ये बड़ा ही कहें तो महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक दो चीज़ें और हैं जो हमें जाननी चाहिए कि आखिर भारत में जो रोहिंग्याज है ये कब आए। तो देखिए जो रोहिंग्याज हैं, ये जो रिफ्यूजी हैं, ये भारत में वर्ष 2012 से तेजी से आना शुरू हुए। और क्यों आना शुरू हुए? तो जब म्यांमार के रखाइन राज्य में जो हिंसा है, जो धार्मिक संघर्ष है
वो तेज हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि म्यांमार का ये जो रखाइन प्रांत है, यहाँ से तेजी से जो ये रोहिंग्याज हैं, ये बांग्लादेश और बांग्लादेश के साथ ही भारत के बांग्लादेश से सटी हुई जो राज्य हैं, उन राज्यों में तेजी से प्रवेश होने लगा। और ये जो शुरुआत है ये 2012 से हुई। क्यों हुई? तो अगर हम देखें तो देखिए, जो म्यांमार है वो पहले से ही मानता है कि ये जो रखाइन प्रांत में रहने वाले इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, ये क्या है, ये मूल रूप से म्यांमार के निवासी नहीं है, बल्कि बांग्लादेश से घुसपैठी हैं, जो मूल रूप से क्या है, ये किसान समुदाय से आते हैं। शुरुआत तब होती है जब 2012 से पहले वहाँ जनगणना हुई और उस समय जनगणना में ये दिखाया गया कि यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 20 लाख है और उनमें से अधिकांश जो जनसंख्या है वो बौद्ध धर्म की है। उसमें बहुत सारे ऐसे समुदाय के लोग थे जो रोहिंग्याज थे, उनको इस जनगणना में शामिल नहीं किया गया और उन्हें ही जो बर्मा है, म्यांमार है, वो एक तरह से रोहिंग्याज मानता है। उसके बाद से देखें तो धीरे धीरे ये जो शुरुआत है वो 2012 में हुई। उससे पहले अगर हम देखें तो म्यांमार में जब सैन्य तख्ता पलट हुआ था, उस समय सरकार ने इन रोहिंग्याज को यहाँ पर विदेशी घोषित कर दिया था। लेकिन इसके बाद 2012 में बड़े स्तर पे म्यांमार में दंगे हुए, सांप्रदायिक जो ये दंगे हुए, इस कारण से बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जानें गई, बड़ी संख्या में लोग पलायित हुए और लाखों जो रोहिंग्याज है वो कहाँ पहुँचे? बांग्लादेश पहुँचे और फिर बांग्लादेश से दुनिया के अन्य देशों में पहुँचे और उन्हीं में से भारत था। भारत में भी बड़ी संख्या में जो रोहिंग्याज है वो म्यांमार के रखाइन प्रांत से पहुँचे। खास तौर पे ये जो रोहिंग्याज हैं ये बांग्लादेश से सटे हुए जो भारत के राज्य है उनमें चोरी से कहीं ना कहीं प्रवेश कर गए। बाद में देखें तो ये स्थिति और गंभीर हुई। कब हुई? तो ये स्थिति 2017 में और गंभीर हो गई। क्यों हो गई? तो वहां पर स्थानीय स्तर पे दंगे हो गए। उन दंगों के कारण देखें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो रोहिंग्याज हैं उन्हें सरकार ने प्रताड़ित करना शुरू किया और फिर ये जो रोहिंग्याज हैं ये अपना जान बचाकर दुनिया के अन्य क्षेत्रों में ये क्या हुए? पलायित हुए। और 2017 के बाद बड़ी संख्या में जो रोहिंग्याज हैं वो भारत में भी आए हैं और इनको लेकर देखें तो भारत में कई बार राजनीति भी होती रही है। इनको लेकर कई बार बातें होती हैं कि आखिर इनको इनके देश वापस भेजा जाए। जैसे अभी फिर से एक मुद्दा चर्चा में था, चूँकि जो यूएसए है वो लगातार अपने देश में दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए जो बिना दस्तावेज के जो लोग रह रहे थे, तो अमेरिका उनके देश उन्हें वापस भेज रहा है अपने सैन्य विमानों से। और इसी मामले में एक बार फिर से चर्चा हुई कि आखिर भारत भी ऐसे बिना दस्तावेज इलीगल तरीके से एंट्री किए हुए जो लोग हैं उन्हें उनके देश वापस से क्यों नहीं भेज पा रहा है। तो ये मुद्दा अक्सर उठते रहता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उससे जुड़े हुए जो भी संदर्भ हो सकते हैं उन पर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो रोहिंग्याज हैं ये दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में, यहाँ म्यांमार के रखाइन प्रांत से जो अलग अलग क्षेत्रों में गए, भारत में पलायित होकर आए, तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो जो महत्वपूर्ण कारण है वो है, जैसे रखाइन राज्य में हमने बताया कि 2012 में वहाँ पर तेजी से क्या हुआ? सांप्रदायिक दंगे हुए। उसके बाद फिर 2017 में स्थानीय स्तर पे बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए और इन दंगों में देखें तो म्यांमार में जो सरकार है और जो रोहिंग्या समुदाय है इनके बीच में जो संघर्ष था वो और बढ़ा दिया, जिसके कारण लाखों जो रोहिंग्याज लोग हैं वो क्या हुए? अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए। अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भागकर दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश कर गए। चूंकि म्यांमार से सटा हुआ सबसे नज़दीकी क्षेत्र उन्हें बांग्लादेश दिखा, तो सबसे अधिक जो रोहिंग्याज हैं वो बांग्लादेश में ही प्रवेश किए और फिर वहां से भारत और अन्य देशों में भी ये पहुंच गए। दूसरी बात जो है कि दूसरा जो कारण है वो राष्ट्रीय सुरक्षा संकट है। म्यांमार में बढ़ते संघर्ष और राज्य की जो हिंसा है उससे बचने के लिए जो रोहिंग्याज हैं उन्होंने बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड और दुनिया के अन्य देशों में शरण ली। भारत में अगर शरण की बात करें तो भारत में सबसे अधिक जो रोहिंग्याज हैं इनकी जो संख्या है वो भारत बांग्लादेश से सटे हुए जो राज्य हैं, जैसे मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, वहाँ रोहिंग्याज की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। इसके अलावा मैप पे आप देख सकते हैं कि भारत में जो रोहिंग्याज हैं
इनकी जो जनसंख्या है उसका जो संकेंद्रण है वो किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर बात करें तो अधिकांश जो रोहिंग्याज हैं वो भारत के आप देखेंगे तो जो हैदराबाद है यहाँ पर इनकी संख्या आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा, फिर राजस्थान और ऐसे जो क्षेत्र है यहाँ पर इनकी जो संख्या है वो सबसे अधिक है। रोहिंग्याज के नेतृत्व वाले जो संगठन है उनके अनुसार भारत में अगर हम बात करें तो 90 से ज़्यादा रोहिंग्याज जो शरणार्थी बस्तियां हैं वो अब डेवलप हो चुकी हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी संख्या में भारत में रोहिंग्याज इस समय मौजूद है। रोहिंग्या जो ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम धर्म को मानते हैं भारत में, उन्हीं इलाकों में इनका संकेंद्रण देखने को मिलता है। यानी वो क्षेत्र होते हैं जहां ये वास या कहें तो ये शरण लेते हैं, जहां इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अधिक संख्या में। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, राजस्थान के वैसे क्षेत्र जहां इस्लाम धर्म को या मुस्लिम बहुल जो आबादी वाला क्षेत्र है वहीं पर मूल रूप से ये जो शरणार्थी हैं रोहिंग्याज ये वहीं पर पहुंचते हैं। दक्षिण भारत में जो हैदराबाद है, हैदराबाद में जो रोहिंग्याज हैं उनकी सबसे बड़ी जो बस्तियां हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इनकी बड़े बड़े जो स्लम जैसे जो बस्तियां हैं वो डेवलप हो चुकी हैं और 40% से ज़्यादा जो मुस्लिम आबादी है वो हैदराबाद में कहीं ना कहीं देखें तो देखने को मिलती है। तो वैसे क्षेत्रों में ही रोहिंग्या जाकर छुपते हैं। हैदराबाद में 32 जो झुग्गी झोपड़ी हैं वैसी जो बस्तियां हैं वो डेवलप हो चुकी हैं और यहाँ पर लगभग देखें तो वर्तमान में 8000 से भी अधिक जो रोहिंग्याज हैं वो रह रहे हैं। तो ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं दयनीय है और इसी कारण से देखें तो चूंकि इनके पास कोई भी नागरिकता नहीं है और इस कारण से ये बात उठी थी कि इनके जो बच्चे हैं उन बच्चों को जो सरकारी लाभ हो सकते हैं, जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हो सकते हैं, जो योजनाएं हैं उनके लाभ इनको नहीं मिल पा रहे हैं। यही नहीं, इन बच्चों के या रोहिंग्याज के जो बच्चे हैं उनको किसी भी स्कूल में दाखिला भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके पास कोई परमानेंट नागरिकता भारत की या किसी क्षेत्र की नहीं है। और इसी संदर्भ में ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में गया था और ये बात रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एनजीओ के द्वारा कि रोहिंग्याज की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है और उन बच्चों को जो इनके बच्चे हैं उनको जो भी सरकारी लाभ हैं वो प्रदान नहीं किए जाते हैं, इनका दाखिला स्कूल में नहीं होता है। इस कारण से ऐसे जो लाभ हैं वो इन्हें प्रदान किए जाए और इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की विशेष खंडपीठ ने अपना जो निर्णय है वो सुनाया था। तो इसी पूरे निर्णय की हमने चर्चा की। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। रोहिंग्या शरणार्थी मुख्य रूप से किस देश से जुड़े हुए हैं? बांग्लादेश, म्यांमार, भारत और थाईलैंड। इसका उत्तर आपको देना है। तो आज के एपिसोड में हमने इस मुद्दे की चर्चा की कि क्या है रोहिंग्याज बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो इसकी हमने चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।